So beta, we are going to start the first unit, electrostatics. Conceptually ये जो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये ग्रेविटेशन से मिलकर जुलता है. So अगर आप ग्रेविटेशन के साथ साथ में पढ़ो तो यू कैन डू बोथ द थिंग्स, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ ग्रेविटेशन को भी रिवाइज कर लो तो इन वन गो आपके दो चैप्टर्स हो जाएंगे. बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड the meaning of this word electrostatics. दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये एक वर्ड है, electro plus statics. Electro means charge. Basically जो electro word है it comes from a Greek word electrum. electro word कहाँ से निकला? Greek word है एक electrum, उससे निकला है और electrum का मतलब है चार्ज. और स्टैटिक वर्ड तो आपको इंग्लिश की किसी भी डिक्शनरी में मिलेगा. स्टैटिक मींस एट रेस्ट. देयरफॉर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझें, लिटरल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. रेस्ट में जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. Study of stationary charges is called as electrostatics. So बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन से सिमिलर एक यूनिट है. इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म इन वन गो किए जा सकते हैं तीनों. इट इज द स्टेशनरी स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, द चार्जेस एट रेस्ट. बेटा चार्ज क्या चीज है? जिस तरह से हम ग्रेविटेशन में बात करते हैं ना मास की, या थर्मल फिजिक्स में हम बात करते हैं टेम्परेचर की, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करते हैं चार्ज की. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की बात करते हैं. तो चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है. ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की. टेम्परेचर इज वन प्रॉपर्टी, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ उसकी एक प्रॉपर्टी है, किसी का मास उसकी प्रॉपर्टी है. इसी तरह से चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. इंटरैक्शन बिटवीन, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन होता है. बेटा इंटरैक्शन का क्या मतलब हुआ? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, दो मैटर की कोई दो फॉर्म्स हैं उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है. इसका मतलब वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन है, दिस इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन इज एक्चुअली फोर्स. ये इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन क्या हुआ? फोर्स को ही बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज के कारण होती है. इसका ये मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, उस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं. जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं वहां भी हम इंटरैक्शन की ही बात करते हैं, बट वो इंटरैक्शन कैसा है? वो इंटरैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन ही है, सिर्फ अट्रैक्टिव ही है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ेंगे यहाँ, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ चुके हैं पहले वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है. इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं. उनकी स्ट्रेंथ जो है उसमें, मैग्नीट्यूड जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बट ये जो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन है ये मास के कारण होती है. ठीक है, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, दैट इज व्हाई इट फॉल्स डाउन. ठीक है, मास के कारण इसके पास वेट है, और वेट क्या है? बेसिकली फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन होता है, जिसके कारण लेटर ऑन हम देखेंगे करंट फ्लो करती है, जिसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. तो इसी चार्ज का ही आगे जाके और बड़ा सारा
रोल रहेगा इस पूरे यूनिट में एज वेल एज पूरे फिजिक्स में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा जब भी हम इस चार्ज की बात करेंगे तो हमारे लिए ये चार्ज क्या है बेसिकली, आपको पता है जैसे हम बोलते हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है, मास है, लेंथ है, तो हमारे लिए चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वैसे चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हम मेजरमेंट करते हैं। मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट, जैसे किलोग्राम या ग्राम। तो चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है बेटा, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम। और एक्चुअली ये कूलम जो है ना, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। मतलब आपके पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें ये कूलम या ये चार्ज नहीं है। तो 1 कूलम जो होता है दैट इज रिटन एज 1 एम्पियर इनटू सेकंड। कूलम मींस एम्पियर सेकंड। ठीक है। चार्ज को मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है वी राइट m0 l0 t1 a1। एक्चुअली चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो चार्ज को मैथमेटिकली आप लिखते हैं बेटा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। एंड यू नो ये करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वही मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर की लिस्ट में करंट भी है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम भी फंडामेंटल है। दैट इज व्हाई इट इज a1 t1, a1 फॉर करंट, t1 फॉर टाइम। और यूनिट देखो, एम्पियर इनटू सेकंड इज कॉल्ड एज कूलम। फालतू तो हम डिफाइन करते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, बट एक्चुअली चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है विच इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। यू कैन लीव दिस ना, आप इसको छोड़ के ऐसे लिख सकते हो T1 A1 या TA। बेटा 11th में जब हम पढ़ते थे ना, 11th में हमारा पूरा फिजिक्स बेस था मैकेनिक्स पे। तो मैकेनिक्स में वी हैव ओनली मास, लेंथ एंड टाइम एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशंस का एक लिमिटेशन ये नहीं है कि डायमेंशन सिर्फ मास, लेंथ और टाइम की पावर होती है। जब आप थर्मल फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां आपको डायमेंशन जब टेम्परेचर का लिखना पड़ता है तो यू राइट K1 फॉर दैट, क्योंकि टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसे हैं, जैसे अगर आप स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करोगे तो स्पेसिफिक हीट के डायमेंशन में M भी आएगा, L भी आएगा, T भी आएगा, K भी आएगा। जब आप किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बात करोगे तो MLT तो है ही है, MLT तो है ही है, A भी आ जाएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, आपने एक बड़ी कॉमन सी इक्वेशन देखी होगी बेटा आप सबने, द आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। केमिस्ट्री में भी देखते हैं इसको, फिजिक्स में भी देखते हैं। वी राइट PV इक्वल्स टू nRT। इस इक्वेशन में P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो इस गैस कांस्टेंट को हम ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू PV बाय NT, राइट। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशंस लिखोगे ना मल्टीप्लाई करके, तो वो वर्क का बनता है, डिवाइडेड बाय M इज नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिखते हैं, T इज टेम्परेचर। तो ओवरऑल इस गैस कांस्टेंट का, आइडियल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा M1 L2 T-2 K-1 मोल -1। तो सिर्फ MLT नहीं होता है, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वहां A भी आ जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट ओनली ML एंड T, वी हैव 7 क्वांटिटीज। फिर देखें बेटा नेक्स्ट, चार्ज के अगर और छोटे यूनिट्स की बात करें, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में कभी क्या है छोटे यूनिट्स दिए होंगे, स्मॉलर यूनिट्स, जैसे मिली कूलम 10⁻³ कूलम होता है। माइक्रो कूलम जो है बेटा दैट इज 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही नैनो कूलम 10⁻⁻9 और पीको कूलम होता है 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है। बट चार्ज के अगर हम CGS यूनिट्स की बात करें, चार्ज के CGS यूनिट्स 2 तरह के होते हैं
बेटा अगर सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो चार्ज के सीजीएस यूनिट्स ना दो तरह के होते हैं, एक है ईएसयू और एक को बोलते हैं ईएमयू। ईएसयू की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ईएमयू की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज करेंगे, और जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट तब होगा जब चार्ज मोशन में होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीजीएस यूनिट है चार्ज का, दैट इज स्टैट कूलम, एंड वी राइट एससी स्टैट कूलम के लिए। इसी स्टैट कूलम को ना फ्रैंकलाइन भी बोलते हैं। दिस स्टैट कूलम इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रैंकलाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से इसको फ्रैंकलाइन भी बोलते हैं। और एक कूलम जो है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। इनफैक्ट आपको यहाँ एक चीज और याद रखनी है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट स्टैट कूलम ही है। ठीक है, इफ देयर इज सम सिंपल क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? It is stat coulomb, also called as Franklin. It is the smallest unit of charge. यूनिट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसको बोलते हैं, पूरा अगर नाम रखूं मैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम, शॉर्ट में वी राइट ABC। 1 एब्सोल्यूट कूलम जो है 10 कूलम के बराबर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम इज 1/10 ऑफ एन एब्सोल्यूट कूलम। ये एक ऐसा सीजीएस यूनिट है जो अपने एसआई यूनिट से बड़ा है। नॉर्मली क्या होता है, एसआई यूनिट बड़ा होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वी हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो ईएमयू जो है इट इज अ बिगर यूनिट, सीजीएस यूनिट इज बिगर देन द 10 कूलम होंगे तो एक एब्सोल्यूट कूलम उसको बोला जाता है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा यूनिट नहीं है ये। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज भी करते हैं, आप इसको केमिस्ट्री में है इसका ज्यादा यूज। 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर। 1 फैराडे इज 96,500 96,500 कूलम। ठीक है, सो ये हमारे लिए यूनिट्स हैं। अब यूनिट की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज whenever we talk about चार्ज, तो हमारे लिए चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी भी है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट है, वी डिफाइन दिस टेम्परेचर एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज है, या इसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है इसकी लेंथ। सो इन फिजिक्स वी नीड टू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नंबर्स एंड यूनिट्स। जैसे मैं लिखूं ये 20 सेंटीमीटर है, या 0.02 मीटर है, या कितने 002 किलोमीटर है, इस तरह से। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनिट्स ऑफ चार्ज। बिकॉज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चार्जेस। नाउ नेक्स्ट देखिए कि ये चार्ज कैसे डिफरेंट है मास से। हम इसको ना मास के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बोला आप साइमल्टेनियसली, अगर आपके दिमाग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है, आप साइमल्टेनियसली 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हुए ग्रेविटेशन को रिवाइज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की बात करते हैं बेटा, एंड कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज को। देखो मैंने एक छोटी सी चीज लिख दी पहले कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। चार्ज के कारण दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस होता है, विच कैन बी अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, लेकिन चार्ज किसके पास है, किसकी प्रॉपर्टी है ये? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ
fundamental particles. फंडामेंटल पार्टिकल्स आर द बेसिक पार्टिकल्स जो फर्दर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास आज की डेट में अगर हम बात करें, वी हैव मोर देन 35 फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं कि यही है फंडामेंटल पार्टिकल्स। आल्दो इलेक्ट्रॉन अभी भी आज की डेट में भी इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल ही है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, मैं आपको आइडिया दूंगा इसी चैप्टर में क्वार्क्स का भी, बट आल्दो क्वार्क्स का सिर्फ हम आइडिया ही लेंगे, हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो यही है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल बोलने का यहाँ मतलब ये है कि ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, इनका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से हमारा मैटर बना है, इनसे एटम बने, एटम से मॉलिक्यूल बने, एंड मॉलिक्यूल से मैटर की डिफरेंट स्टेट्स। तो इनकी बात करते हैं पहले। अगर इस इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें, इट इज 1.6729 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें, मास बेटा हमेशा ही होगा, कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसका मास 0 हो। ठीक है, सिर्फ हम जब फोटॉन की बात करते हैं तो बोलते हैं फोटॉन का रेस्ट मास 0 है। मास 0 नहीं है, रेस्ट मास 0 है, मतलब कि वो रेस्ट में नहीं हो सकता। वो हम मॉडर्न फिजिक्स में उस पर भी आएंगे। तो ये हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और ये उनके मास की वैल्यू, जिसे देख के आप एक आइडिया तो पहले ही लगा लो कि इन टर्म्स ऑफ मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दे आर सेम इन टर्म्स ऑफ मास। मतलब जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास भी है। आल्दो अगर कंपैरेटिवली आपको देखना है सबसे हैवी कौन सा है, तो बेटा सबसे हैवी न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये आ गया इनका जो मास है उसका वैल्यू। इसी तरह से अगर बेटा इनके चार्ज की बात करें, एक्सपेरिमेंटली चार्ज को भी मेजर किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, बट इसका चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न्यूट्रल है ही क्यों, जब हम क्वार्क्स की बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये कोई नई ब्रांच नहीं है फिजिक्स की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्यू फे। एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे, एक्चुअली ये एक एग्रीकल्चरिस्ट थे, एंड ही वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन बॉटनी। तो वो फ्लावर्स का, डिफरेंट प्लांट्स से या डिफरेंट ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करते रहते थे। एंड उसी रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने इसी इलेक्ट्रिफिकेशन को जब स्टडी किया तो उनको लगा कि ये चार्ज 2 तरह का होता है। किस तरह का रिसर्च है, जैसे हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी छोटी क्लास में भी, 6th क्लास में भी हमें बताया कि एक प्लास्टिक का कॉम्ब लो, ड्राई हेयर के साथ रब करो, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को, पेपर बिट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो he was doing similar kinds of experiments and with non living things। ठीक है, कभी प्लास्टिक को, कभी किसी फ्लोर के साथ रब कर दिया, कभी सिल्क के साथ रब कर दिया, कभी ग्लास के साथ रब कर दिया। एंड उन्होंने अपना ये सारा जो स्टडी था उसको जब कंक्लूड किया, सी कोई भी साइंटिफिक वर्क जो होता है ना, वो इनिशियली स्टार्ट होता है विद हिट एंड ट्रायल, तो करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर करके देखते हैं, फिर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि चार्ज 2 तरह का होता है। चार्ज इज ऑफ, ये ड्यू फे का कंट्रीब्यूशन था, याद रखो। आल्दो ड्यू फे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कवर नहीं किया, ड्यू फे ने ये डिस्कवर किया कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, और इन दोनों टाइप्स को नाम दे दिया वेट्रस एंड रेजनस। बेसिकली वेट्रो का मतलब होता है ग्लास, एंड रेजन प्लास्टिक की तरह होता है। रेजन है RESIN,
रेजन एक्चुअली क्या होता है, देखो आप अगर कभी विलेज साइड गए हो या इफ यू बिलोंग टू विलेजेस, आपने कभी पाइन ट्री देखो, चीड़ का पेड़ देखा होगा, उस चीड़ की पेड़ के साथ क्या होता है, लोगों ने ना ऐसे आइसक्रीम जैसे क्यूब्स लगाए होते हैं, उसमें वो रेजन इकट्ठा होता रहता है, वेरी इनफ्लेमेबल मटेरियल, उसको बड़ी जल्दी से आग भी लग जाती है, तो वो रेजन होता है। रेजन इज अ सैप, सैप ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड रेजन। तो प्लास्टिक मान लीजिए, प्लास्टिक को पिघला देंगे तो रेजनस मींस प्लास्टिक टाइप। तो ड्यूफे ने ना चार्जेस को बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्लासिफाई किया इनटू 2 कैटेगरीज, और नाम क्या रखा, विट्रस एंड रेजनस। ठीक, लेकिन ड्यूफे के एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही एक और साइंटिस्ट थे, वेरी फेमस साइंटिस्ट, आपने सुना होगा जरूर नाम, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही चीज को कंफर्म किया, हाँ चार्ज 2 तरह का होता है, लेकिन उन्होंने बोला ये वाले जो नाम हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम इंट्रोड्यूस किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस्ड द नेम्स, कौन से नाम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हम ऐसे डायरेक्टली जब किसी लोअर क्लास में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं चार्ज 2 तरह का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। बट एक चीज ध्यान में रखना बेटा, किसी भी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना to call a charge positive or negative is purely conventional। किसी भी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशन क्या होता है, कोई भी ऐसा रूल जो हम अपनी इजीनेस के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि चलो कुछ ज्योमेट्रिकल बात करते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं, तो हर कोई ऐसे बोलता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये कन्वेंशन है। कोई बोलेगा मैं ये एक्स एक्सिस बनाऊंगा और ये वाई एक्सिस बनाऊंगा, तो कोई भी मानेगा नहीं उसको। तो कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन मींस ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट फॉर इजीनेस, और कोई उसका कोई साइंटिफिक या कोई मैथमेटिकल पर्पस नहीं होता है। तो किसी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना प्योरली कन्वेंशन है, उनकी नेचर को डिफरेंशिएट करने के लिए। इट इज जस्ट लाइक व्हेन देयर आर टू लाइक ट्विन्स हो जाएंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ नाम रख देंगे। तो कोई लाइक ऐसा रीजन नहीं होगा कि इसको यही क्यों बोला। इसी तरह से इसका कोई रीजन नहीं है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की चॉइस थी। ठीक है, उसको चैलेंज किसी ने नहीं किया उस टाइम में, और अभी तक वही चलता जा रहा है। और वैसे भी देयर इज नथिंग इन नेम। ठीक है, कुछ अगर जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बोला कि जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको पॉजिटिव बोल दो, क्योंकि दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो ये उनकी चॉइस थी, जिसकी वजह से इसके साथ ये प्लस साइन लगा दिया और इसके साथ ये माइनस साइन लगा दिया, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इन दोनों के जो चार्ज की नेचर है, जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है, उसी नेचर को पोलैरिटी बोल के पॉजिटिव और नेगेटिव बोल दिया। इट वॉज प्योरली बाय चांस कि उसने प्रोटॉन को पॉजिटिव ही बोला। अदरवाइज डेली लाइफ में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डील करते हैं विद इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो जब हम कोई न्यूक्लियर प्रोसेस की बात करेंगे तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डील विद इलेक्ट्रॉन, और नाम उसको नेगेटिव दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन हैज नथिंग नेगेटिव इन इट, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी है और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिविटी है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए है। कुछ ऐसा भी हो सकता था, वो इसको बोल देता है ऐसे स्टार और इसको बोल देता डबल स्टार, तो हम यही कन्वेंशन अभी भी फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने से एक तो इजी हो गया, और दूसरा हम ना ये आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों के जो चार्ज की नेचर है वो एक दूसरे से अपोजिट है, राइट। और ये जो वैल्यू है ये सेम है। देखो जैसे मैं अगर लिखूं ना, तभी देखो मैथमेटिकली मैं लिखूं +5 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर, इनके बीच में डिफरेंस है। अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से देखो, ये 0 होगा, ये +5 होगा, ये -5 होगा, इनके बीच में डिफरेंस है 10 सेंटीमीटर का। इनके बीच में डिफरेंस ये नहीं है कि आप इसको डबल करके बोल दो, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, इनकी नेचर डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज, बस उनकी नेचर डिफरेंट है। और वो ऐसा वाला पॉजिटिव नेगेटिव की तरह ट्रीट नहीं करना कि नंबर लाइन पे एक उधर आ जाए और एक उधर आ जाए। ठीक है, किसी भी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना प्योरली प्योरली कन्वेंशनल होता है, राइट। और हम बेटा इस नंबर से डील करेंगे बार बार। कौन सा नंबर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से हम बड़ी बार डील करेंगे, इसलिए हम बार बार ना ये पूरा नंबर नहीं लिखते, वी यूज लेटर ई, स्मॉल ई फॉर इट। जब हम ये बोलते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो इनके चार्ज को भी बोलेंगे ये फंडामेंटल चार्ज है, दिस इज फंडामेंटल चार्ज। is fundamental charge means it is not further divisible and इससे छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे लिख देना -e, प्रोटॉन की बात कर देना +e। ठीक है, और e एक्चुअली इसका शॉर्ट है, जैसे जैसे 22/7 कोई 3.14 लिखता है और हम उसी को पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज जस्ट सिंबल। अदरवाइज पाई तो एक अल्फाबेट है ना, ग्रीक लेटर है एक, अल्फा बीटा गामा थीटा वाली लिस्ट में। तो पाई का मतलब 22/7 नहीं होता, बस ये 22/7 को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज पाई एक अल्फाबेट है। सर ब्लर आ रहा है। बेटा जब भी हम किसी एटम की बात करेंगे, वी स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कोई भी एटम अपनी नेचुरल स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इन इट्स नेचुरल स्टेट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अपनी नेचुरल स्टेट में कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बेटा इस न्यूट्रल स्टेट को बोलते हैं बैलेंस्ड स्टेट। किस चीज का इसमें बैलेंस होता है? इस न्यूट्रल स्टेट में, या किसी भी एटम की जो न्यूट्रल स्टेट है उसमें क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज भी है। ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल है। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन की इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो बोलेंगे न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम ऑर्बिट की बात करें बोलेंगे ऑर्बिट्स नेगेटिवली चार्ज हैं। बट अगर हम पूरे एटम की बात करें तो वो न्यूट्रल है नेचुरल स्टेट में, हमेशा नहीं। जैसे जैसे कोई एक कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं, द एग्जांपल ऑफ द सोडियम एटम, Na एटम। यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इसका मतलब ये है, एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पता ना। एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और ऑर्बिट्स में 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो इन 11 प्रोटॉन्स का चार्ज हुआ 11e और इन 11 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हुआ 11 into -e। सो दिस ओवरऑल बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है। इसका ये मतलब है कि उसमें जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। नहीं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा तब लगता है जब वो मॉलिक्यूल बनाता है विद क्लोरीन, NaCl के जब बनाओगे तब लगेगा पॉजिटिव। मतलब मॉलिक्यूल बनता कैसे है? किसी ना किसी तरह की बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग में क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और या शेयरिंग होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं उस पर आ रहा हूँ इसके बाद। तो सोडियम एटम की अगर हम बात करें, जितने प्रोटॉन्स हैं नेचुरल स्टेट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये कोई कंपाउंड बनाएगा, कोई मॉलिक्यूल बनाएगा किसी दूसरे के साथ, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब जब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा,
लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ओवरऑल देखना फिर ये ऐसे हो जाएगा सिचुएशन। प्रोटॉन्स तो उतने ही है, प्रोटॉन्स नॉर्मली निकलते भी नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स के कारण स्ट्रांगली हेल्ड देयर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो उनको होल्ड करके रखती है। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो अब जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी +1e। इसी +1e को अगर न्यूमेरिकली लिखना है, मैथमेटिकली लिखना है, तो हम लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁹ और जब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, सिंबॉलिकली लिखना है, तो हम लिख देते हैं Na+। इस Na और Na+ में क्या फर्क है? ये एटम है, ये आयन है। ये एटम है मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। हाँ पॉजिटिव आएगा ना बेटा, प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। 11e - 10e विल बी +1e। मतलब जब सोडियम के ऊपर प्लस लिखने का मतलब ये है, एक प्लस लिखने का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव तो उतना ही है। तो जब नेगेटिव कम हो गया तो ओवरऑल ऐसे देखेंगे पॉजिटिव बढ़ गया है, राइट। तो Na के ऊपर लिख दिया +a। इसी तरह से ऐसे ही जस्ट इमेजिन कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया होता, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने ऐसे लिखना था 11e + 12 × -e, तो इट वुड हैव बीन -1e। दैट इज व्हाई यहां पे एंड करेंगे विद दिस कंक्लूजन कि अपनी नेचुरल स्टेट में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड व्हेन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स then we have the body or the atom as the negatively charged। तो कभी ऐसा लिखा होगा Na+, इसका मतलब it has lost 1 electron। कभी लिखा होगा Fe+++, इसका मतलब आयरन के इस पर्टिकुलर एटम से, जो हमने किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में होगा, ये चाहे ऑक्सीजन के साथ बनाए कंपाउंड या सल्फर के साथ बनाए, जिसके साथ मर्जी। सो Fe+++ 3 प्लस लिखे हैं, इसका मतलब है इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो Fe+++, अब पूछे इसका चार्ज कितना है, तो बच्चे बोलते हैं इसका चार्ज 3 है। इसका चार्ज 3 नहीं है, इसका चार्ज है 3e, प्लस तो लिख दो। और e क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम becomes 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसे Cl नेगेटिव लिखते हैं, तो इसका मतलब क्लोरीन एटम तो न्यूट्रल था, लेकिन जब उस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 17 है ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज हो गया। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली। अब नेचुरल स्टेट में जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अब इसका एटॉमिक नंबर 18 हो गया। एटॉमिक नंबर इसका अभी भी 17 ही है, बट अभी इसका चार्ज है -1e। सिर्फ -1 नहीं बोलना, so this is actually -1.6, ठीक है। so this is the summary, the charge is due to loss or gain of electrons। और दूसरी पॉइंट ये भी याद रखो, कोई भी बॉडी, कोई भी एटम, हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, that does not mean कि it is not made up of charges, या इसमें चार्जेस नहीं है। it means इसमें जितने एक तरह के चार्जेस हैं उसको बैलेंस करने के लिए उतने दूसरी तरह के भी होंगे, मतलब जितने पॉजिटिव, मतलब जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मींस इवन कल बताऊंगा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव भी है, ठीक है। प्रोटॉन के अंदर ऐसा नहीं है। जो इम्बैलेंस होता है चार्ज, उस इम्बैलेंस को ही बोलते हैं the imbalanced electrical state is called as, the unbalanced electrical state is called as charge। unbalanced मतलब number of electrons is not equal to number of protons, ठीक है। और दूसरी चीज, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा, प्रोटॉन्स का नंबर जो है that will remain fixed until हम किसी न्यूक्लियर प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना रखो, आज कल करते हैं।